व्हाट इज सीओपीडी? सीओपीडी के लक्षण क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको डायग्नोज किया जाता है और किन लोगों में ज़्यादा ये डिजीज़ पाई जाती है। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन और सिद्धिया क्लिनिक गुड़गांव। आज हम डिस्कस करेंगे सीओपीडी के बारे में विशेष में। सीओपीडी के अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसको कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। बट इसको समझने के लिए पहले हमें एक नॉर्मल लंग का फिजियोलॉजी और एनाटॉमी समझना बड़ा जरूरी है। जो हमारा नोज और माउथ है वहां पे टर्मिनेट होता है हमारा विंड पाइप में, और विंड पाइप फर्दर हमारा डिवाइड होता है छोटे छोटे ट्यूबुल्स में, और ट्यूबुल्स फर्दर डिवाइड होते हैं एयर सैक्स में। तो जो हमारी एयर इन और आउट जो जानी होती है उसका लिमिटेशन हो जाता है सीओपीडी के पेशेंट्स में। वो कम एयर अंदर जाती है, कम बाहर कम निकलती है। और दूसरा, जो एयर सैक्स जो हमारे टर्मिनल स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो चेंज होता है ब्लड के अंदर, कि वहां से ऑक्सीजन जो होती है एयर सैक्स से ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से एयर सैक्स में जाके वापस बाहर निकल जाती है। और सीओपीडी के कुछ केसेस में एयर सैक्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस इजीली हो नहीं पाता और फिर हमें डिजीज सीओपीडी होती है। अब ये सीओपीडी जो डिजीज है ये इनको दो भागों में बांटा गया है, एक है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एक है एम्फाइसीमा। तो जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाली जो डिजीज है वो बेसिकली देखा गया है कि उसमें 3 महीने से ज्यादा कफ और म्यूकस का प्रोडक्शन जो कि बंद ही नहीं होता, और स्पेशली अर्ली मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज्यादा कफ और म्यूकस प्रोड्यूस होता है, वो एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा बलगम बनता है। तो इसमें एयर फ्लो लिमिटेशन का ज्यादा साइन होता है कि जो अंदर और बाहर एयर जाने में दिक्कत होती है, खांसी काफी ज्यादा होती है स्पेशली एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। दूसरा होता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जैसा कि आपको बताया गया है कि एयर सैक्स जो होते हैं उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से, स्ट्रक्चरली या किसी इरिटेंट की वजह से जो धीरे धीरे वहां पे उसको डैमेज करते हैं, उसकी वजह से वहां पे एयर एक्सचेंज होने में दिक्कत होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो कि इजीली डिफ्यूजिबल गैस है वो बढ़ जाती है। और कुछ कंडीशंस में जहां पर ये पेशेंट्स को दिक्कत होती है, उनको कई बार कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए छोटा सा बाइपैप मशीन या वेंटिलेटरी सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये तो हो गया कि सीओपीडी अब किस प्रकार के हैं, कि 2 प्रकार के, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। तो एक हो गया ट्यूबुल्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से एयर फ्लो लिमिटेशन, और एक हो गया कि एयर सैक्स जो टर्मिनल स्ट्रक्चर्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेना देने में जो दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं कि सीओपीडी आखिर किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है। 90% ऑफ टाइम सीओपीडी इज फाउंड इन स्मोकर्स ओवर टाइम, क्योंकि उसके अंदर स्मोकिंग में इरिटेंट पार्टिकल्स होते हैं, कोल तार, बेंजीन वगैरह होता है, जो फ्यूम्स, ये सब इरिटेंट होते हैं, हमारे लंग की जो लाइनिंग को होती है उसको वो सब डिस्ट्रॉय करते हैं। और धीरे धीरे करते करते लाइनिंग जब खराब होती है तो वहां पे स्कारिंग हो जाती है, जिससे फिर फर्दर डैमेज होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन। दूसरा, ये देखा गया कुछ जेनेटिक पेशेंट्स हैं जिनमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है, उनकी वजह से भी एम्फाइसीमेटस लंग डिजीज हो सकती है, बट ये थोड़ा अनकॉमन है। इसके अलावा जो और कॉमन चीजें हैं, ऑक्यूपेशनल और एक्सपोजर, जो कि कॉटन मिल्स में जो वर्कर्स काम करते हैं, फार्मर्स हो गए, जो कि माइनिंग वर्कर्स हो गए, इन सब लोगों को जो एक्सपोजर है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, उसकी वजह से ये सीओपीडी डिजीज हो सकती है। और आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नॉन स्मोकर्स में देखा जा रहा है, वो है एनवायरमेंटल और एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट, जिसकी वजह से सीओपीडी पहले से कहीं ज्यादा हमारे ओपीडीज और क्लिनिक्स में लोग इस प्रॉब्लम के साथ ज्यादा आ रहे हैं। तो ये बहुत कॉमन है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्योंकि अब एक्सपोजर टू पॉल्यूशन हैज आल्सो बीन मोर देन 10 years नाउ। In areas of North India, pollutants and pollution has been there for more than 10-12 years, जिसकी वजह से अब हमें इफेक्ट्स उसके दिखने शुरू हो गए हैं, और पेशेंट्स को इन डिजीज को ये बहुत कॉमन होती जा रही है, इवन इन नॉन स्मोकर्स। और या फिर पैसिव स्मोकिंग में ये होता है कि अगर आप स्मोक नहीं करते हैं, आपके सामने वाला कोई स्मोक करे और आप उसके साथ परसिस्टेंटली रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं वो स्मोक इनहेल कर रहे हैं, विच कैन बी हार्मफुल फॉर यू। तो ये हो गए अब हमारे कॉजेस के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब सिम्टम्स होते क्या है? तो मेन सिम्टम्स होता है कि बलगम ज्यादा आना, खांसी ज्यादा होना, ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के फीचर्स होते हैं। उसके अंदर फिर कई बार डे टू डे वेरिएशन ऑफ कफ कई बार बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं कि भाई एक्सर्बरेशन हो गया, कि वो सीओपीडी का जो सिम्टम है वर्सनिंग हो रही है उसकी, या सांस लेने में दिक्कत हो जाए, और उसके बाद ज्यादा जल्दी आप थकान हो जाए, तो फटीग हो जाए, खांसी ज्यादा होना, और साथ में सांस लेने में दिक्कत होना, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास आता है और बोलता है कि मुझे तकलीफ है, तब हमें पता लगता है कि पेशेंट को सीओपीडी है। तो फटीग, और जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना है, कोई ज़्यादा लंबा अगर आगे वॉक करता है, नहीं वॉक कर पाता उतना ज़्यादा, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूल जाती है, तो ये भी एक कॉमन लक्षण है सीओपीडी का। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बाद इनकी डायग्नोसिस की। ये डायग्नोसिस बनाने के लिए इसके 3-4 टेस्ट हम किए जा सकते हैं इसके अंदर, कि अगर हम कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे तो देखेंगे जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें ज़्यादा मिलता है। इसको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया भी कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में।
अब दूसरा इसके बाद जो स्मोकिंग की बात जो सीबीसी काउंट में हमें पीएफटी, जब हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, आपको डॉक्टर जो होगा पल्मोनोलॉजिस्ट वो बोलेगा कि एक पाइप में ट्यूब करना है, एक्सेल करना है, बेसिकली लंबी सांस लेके सांस छोड़नी पड़ती है, उसकी वजह से उसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, इसको हम स्पायरोमेट्री भी कहते हैं, जिसमें हम प्रेडिक्टेड FEV1 बाय FVC देखते हैं, जो कि लेस देन 70% अगर आता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का साइन होता है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन्स में भी हमें फाइंडिंग्स हमें COPD की इमीडिएटली आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। तो ये हो गए सारे हमारे टेस्ट जो हम कोई भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कराने के लिए। इसके अलावा अब जो सिम्टम्स हो गए, डायग्नोसिस हो गया, अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट बेसिकली हम ये बता दें कि इसका COPD का क्योर इतना इजीली नहीं है ये, बट इसको क्योर किया कंट्रोल किया जा सकता है इन सिम्टम्स को, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है स्मोकिंग सेसेशन। स्मोकिंग सेसेशन जो कि बोलना बड़ा आसान है, बट करना जो पेशेंट स्मोक कर रहा होता है उसके लिए इतना इजी नहीं है। तो आजकल उसको पहले तो मोटिवेट करना, हर बार वो जब भी क्लिनिक पे आए उसको एवेल्युएट करना, और अगर वो इफ इज रेडी टू क्विट देन यू कैन हेल्प कि हम उसको फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज आती हैं, आजकल दवाइयाँ आती हैं जिसकी वजह से हम उसको इजीली या हेल्प करके क्विट करवा सकते हैं। दूसरा, आजकल निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज आ गई हैं जो कि निकोटीन टैबलेट्स के फॉर्म में आती हैं, निकोटीन पैचेस के फॉर्म में आता है। इफ द पर्सन और पेशेंट इज इक्वली मोटिवेटेड और आप थेरेपीज वगैरह साथ में देंगे, फार्माकोथेरेपीज, तो स्मोकिंग छोड़ना ईजी होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि स्मोकिंग सेडेशन के अलावा इसके अंदर जो ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है, इसके अंदर हमें इनहेलर्स वगैरह देने पड़ते हैं, जिसमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, जो कि आपको जो डॉक्टर हैं आपके, अगर आप उनसे संपर्क करेंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से वो इनहेलर लिया जा सकता है। तो उसमें मल्टीपल ड्रग्स होती हैं, किसी में इनहेल्ड स्टेरॉइड्स होता है, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंको एगोनिस्ट होता है, ताकि वो जो एयरवेज जो ट्यूब्यूल्स हैं जो सुकड़ गए इन्फ्लेमेशन की वजह से वो दोबारा डायलेट किए जा सकते हैं। तो लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंको एगोनिस्ट होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंको एगोनिस्ट होते हैं, और एक थेरेपीज होती हैं लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एगोनिस्ट। तो ये आजकल ऐसे भी इनहेलर्स आ गए हैं जिसमें 3-3 दवाइयां एक साथ होती हैं, और देखा गया है कि अगर वो 3 दवाइयां एक साथ देनी पड़ती है, इतना जरूरत, इतना एडवांस डिजीज है, और उसके बाद भी एक्सर्बरेशंस होते हैं, तो भी कुछ मेडिकेशंस आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके पता कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं डिजीज के लिए। अब इससे इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट से इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब ट्रीटमेंट तो हो गया बेसलाइन, अगर बेसलाइन ट्रीटमेंट आपका ठीक ठाक चल रहा है और आपके सिम्टम्स कंट्रोल्ड है, उसके बावजूद भी कई बार एक्सर्बरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कई बार हो सकता है डॉक्टर आपको एडवाइस करे कि भाई आप एडमिट हो जाएं। उस टाइम आपको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपीज भी चाहिए होती हैं, ऑक्सीजन थेरेपीज भी चाहिए होती हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स भी चाहिए होते हैं, उसमें इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स भी चाहिए होते हैं, एंटीबायोटिक्स भी चाहिए होता है, क्योंकि कोई भी वायरल इन्फेक्शन, एक्सर्बरेशन, छोटा सा भी कोई एक्सर्बरेशन हो, इट कैन लैंड यू इनटू द हॉस्पिटल और ICU सेटिंग। सो अब ये है कि इन एक्सर्बरेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन एक्सर्बरेशंस जो ये बढ़ जाता है, एकदम तकलीफ बढ़ जाती है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। 1 ईयर इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन आती हैं इन पेशेंट्स को, जो COPD पेशेंट्स हैं खास तौर पे, उनको बोला जाता है कि 1 ईयर इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन लें, और उसके अलावा एक न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन आती है। न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन, अपनी वैक्सीन पूरी अप टू डेट रखें, तो उनसे काफ़ी देखा गया है कि जो एक्सर्बरेशंस हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं। सो ये हो गए हमारे ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए। तो ये था मतलब COPD, जितना ब्रीफ में हमने आपको सारा बताया। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज हैं, कुछ हैं, तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपना शेयर कर सकते हैं।